नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। अपन ने पिछले 2 वीडियोज़ में महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज चलेगा मौर्य वंश से, और मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन कर लें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो मैंने बताया था जब मगध का उत्कर्ष हुआ था तो मगध में नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। और घनानंद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन दर्शा देते हैं मगध, और मगध का राजा था नंद वंश का राजा घनानंद। और उस समय तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और इसी तक्षशिला में एक गुरुजी रहा करते थे। उन गुरुजी का नाम था चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य। तब एक बार की बात है कि चाणक्य को कहीं से खबर लगी कि मगध पर या अपने भारत की तरफ इधर सीरिया की तरफ से एक राजा आ रहा है। उसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर महान राजा के सूचना मिलते ही चाणक्य ने अपने इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में अनेक गुरुजियों को या टीचरों को इकट्ठा किया। उनको बताया कि अपने भारत की तरफ सिकंदर महान आने वाला है आक्रमण की पर्पज से, आक्रमण के उद्देश्य से। तो क्यों नहीं हमें अपने भारत के आसपास के महाजनपदों के राजाओं को एकजुट करना चाहिए ताकि सिकंदर महान का सामना किया जा सके। तो कहा जाता है तक्षशिला से एक बार चाणक्य मगध की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मगध का राजा घनानंद ने इस चाणक्य की बात को नहीं माना और अपमान भी कर दिया था। अपमान इसलिए कर दिया था क्योंकि एक ग्रंथ में बताया गया है, उस ग्रंथ का नाम है महावंश टीका। महावंश टीका ग्रंथ में बताया गया है कि मगध की राजधानी उस समय थी पाटलिपुत्र। मगध के पास ही पाटलिपुत्र, यह मगध की राजधानी हुआ करती थी। और इसी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में नंद वंश के राजा इस घनानंद ने एक दानशाला बना रखी थी। और उस दानशाला का अध्यक्ष एक ब्राह्मण था। तो कैसे भी इस चाणक्य ने उस ब्राह्मण को हटाकर और अध्यक्ष पद पर खुद आसीन हो गया था। इस बात का जब पता घनानंद को पता चला तो घनानंद ने इस चाणक्य का अपमान कर दिया था। और अपमान होने की वजह से चाणक्य ने क्रोध में आकर यह कह के आ गया था कि जब तक मैं तेरा और तेरे वंश का नाश नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और कहा जाता है वहीं से इसी पाटलिपुत्र के से ही वापस पाटलिपुत्र से थोड़ा सा ऊपर आते ही आसपास के गांव में ये ठहरा हुआ था। तो उसी समय एक शिकारी के पास 8 या 10 लड़के रहा करते थे। और उन 8-10 लड़कों में एक लड़का था, उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी आज अपन चर्चा करने में है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस शिकारी के पास रहा करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी अपन एक कहानियां प्रचलित हैं, तो कहानी के बारे में अपन बात करें तो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इसका पिता था। तो सीमांत के क्षेत्रों में किसी एक युद्ध अभियान में चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु हो गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के माता ने, उस समय इसका जन्म नहीं हुआ था, सिर्फ चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था। और वहाँ सीमांत क्षेत्र से आने के बाद में इसकी माता इसको पाटलिपुत्र ले आई थी। और पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद दुश्मनों से इसकी
रक्षा करने के लिए इसकी माता ने इसको गौशाला में रख दिया था। गौशाला में गौपालक था, उस गौपालक ने उसका लालन पालन किया चंद्रगुप्त मौर्य का। और कुछ दिनों बाद में ही उस गौपालक ने इस चंद्रगुप्त मौर्य को भी एक शिकारी के हाथों बेच दिया था। शिकारी के हाथों बेच दिया तो शिकारी ने भी उसको चंद्रगुप्त मौर्य को ही गांव में गाय भैंस चराने का काम सौंप दिया था। तब की बात है कि ऐसे ही चाणक्य पाटलिपुत्र के आसपास ही जब 8-10 लड़कों का या इन 8-10 लड़कों का नेतृत्व कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य नेतृत्व कर रहा था, और यह सब देख रहा था। चाणक्य दूर से खड़ा हुआ देख रहा था और एक खेल खेला करता था ये चंद्रगुप्त मौर्य। उस खेल का नाम था राजकीलम। राजकीलम खेल खेला करता था और उस राजकीलम खेल का चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद ने ही आविष्कार किया था, क्योंकि इस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना करता था और इसके जो मित्र वगैरह दोस्त वगैरह हुआ करते थे, यह दोस्त इस सभासद के या मंत्री वगैरह बना करते थे। तो यह बातें सब दूर से खड़ा देख रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य खड़ा देख रहा था और चाणक्य को ऐसा लगा कि इस बालक में उसने नेतृत्वकर्ता के गुण और राजत्व के गुण उसने देख लिए थे। तब उस शिकारी से इस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासारपण में खरीदा था। 1000 कासारपण में खरीदा था। उस समय 1000 कासारपण कांसे की मुद्राएं हुआ करती थी। खरीदने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र से खरीदने के बाद तक्षशिला लेके आए चाणक्य और करीबन 7-8 वर्षों तक इसको शिक्षा दीक्षा दी और सभी क्षेत्रों में इसको पारंगत कर दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद एक दिन की बात है या एक बार इस शिविर में चंद्रगुप्त मौर्य इधर सीरिया की तरफ से जो सिकंदर महान इस तरफ से आ रहा था, तो सिकंदर महान के पास भी एक बार शिविर में गया था। तब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर महान के आमने सामने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी। तब सिकंदर महान ने उसको मारने का आदेश दे दिया था। तब वहां से वह भग के आया और तक्षशिला में आके रुका। तब चाणक्य ने कहा था, शाबाश, शेर की सी हिम्मत होनी चाहिए और लोमड़ी की तरह भागना भी आना चाहिए। और यहाँ पे आकर रुका था तक्षशिला में। और ऐसे ही एक शिविर अभियान में, लेकिन उस कुछ दिनों बाद सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में जब इसकी मृत्यु हो गई, तब सिकंदर महान के सेनापतियों में ही उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लगा। तो इस सिकंदर महान के 2 सेनापति थे, एंटियोकस, एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। यह निकेटर इस सेल्यूकस की एक उपाधि थी जिसका अर्थ होता है विजेता। सेल्यूकस निकेटर ने निकेटर की उपाधि धारण कर ली। तो कहा जाता है कि एक बार फिर शिविर में ही चंद्रगुप्त मौर्य सीरिया के पास इस सेल्यूकस निकेटर के पास गया हुआ था किसी शिविर में। तो शिविर में ही उसकी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना। हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद में वापस वहां से सीरिया से सेल्यूकस निकेटर के पास से वहां से आता है, तक्षशिला में आता है और आकर इसे मगध के पर आक्रमण कर देता है। बिना किसी तैयारियों के चाणक्य के नेतृत्व में यहाँ पे आक्रमण कर देता है और चाणक्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की इस मगध पर आक्रमण करने में उनकी हार हो जाती है। हार के पीछे वजह ये थी कि बिना किसी तैयारियों के सीधा मगध पे उन्होंने आक्रमण कर दिया और गणानंद ने उनको हरा दिया था। तब हारने के बाद एक दिन मगध से आगे ही पाटलिपुत्र में किसी गांव में एक औरत के पास ठहरे हुए थे, भेष बदल कर ठहरे हुए थे। तब उस गांव में औरत अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी। खिचड़ी, यह मान लीजिए यह खिचड़ी है और इस खिचड़ी में से वह बालक क्या कर रहा था
उस खिचड़ी को बीच बीच में से खा रहा था। तरीका तो यह होना चाहिए कि खिचड़ी को साइड में से खाना चाहिए, लेकिन वह बीच में से खा रहा था। तब उसी की माता ने उसको डांटा कि यह कोई खाने का तरीका है क्या, खाना है तो साइड में से खाओ। तब उसकी माँ ने उस बच्चे को डांटा। तब जब इसके बदल के जब चाणक्य ने उसको पूछा कि माताजी आपने इसको डांटा क्यों, तो उसने कहा कि और क्या डांटना तो इसलिए मैंने इसको इसलिए डांटा क्योंकि यह चाणक्य की तरह और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह गलती कर रहे हैं। उन्होंने पूछा माताजी कैसे गलती, कि उन्होंने भी गलती ये की कि उनको जीतना तो चाहिए था, पहले सीमांत वाले सिंध पंजाब आसपास का क्षेत्र जीतना चाहिए था। उनको जीतने के बाद फिर धीरे धीरे मगध पर आते, आक्रमण करते, तब तो मगध को जीतते भी। अब उन्होंने सीधा ही डायरेक्ट मगध पे आक्रमण किया तो उनकी हार तो निश्चित थी ही। इस बात का उन्होंने अंदाजा लगाया, उन्होंने देखा कि वास्तव में हमने कहीं ना कहीं गलती की है। फिर बाद में तैयारियों के साथ आते हैं। तो सबसे पहले तो आसपास के जैसे यहाँ पे पंजाब, सिंध, इन क्षेत्रों को जीता। क्षेत्रों को जीतता हुआ आए, तब आकर के मगध के नंद वंश के राजा घनानंद पर आक्रमण किया। और घनानंद पर आक्रमण करने से पहले इन्हें चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय का एक राजा था प्रवर्तक नाम का राजा, उस प्रवर्तक नाम के राजा से इन्होंने सहायता ली थी। सहायता लेने के बाद आक्रमण किया मगध पे और मगध के राजा घनानंद को हराया। और हराने के बाद में जैसे ही मगध के महलों में प्रवेश किया तो उन्होंने घनानंद की संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। संपत्ति का बंटवारा इसलिए कर लिया था क्योंकि प्रवर्तक ने इनकी हेल्प सहायता की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी युद्ध में भाग लिया था। यानी कि आधी संपत्ति प्रवर्तक ने ले ली थी मगध घनानंद की और आधी संपत्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने ले ली थी। लेकिन बाद में कहा जाता है कि प्रवर्तक की किसी विषकन्या ने हत्या कर दी थी। तो हत्या करने के बावजूद फिर बाद में इस प्रवर्तक की संपत्ति को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ले लिया था। इस तरह मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की उम्र में सिंहासन आरूढ़ हो जाते हैं। और 25 वर्ष की उम्र के आरूढ़ होने के बाद में अपन बात करें, एक मिनट मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं ताकि कुछ जगह हो जाए। तीन सौ 22 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की उम्र में मगध पर सिंहासन पे आरूढ़ हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन के बारे में अपन कुछ बातें करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी इतिहास में प्रचलित मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ नाम बताए हैं। जैसे यूनानी लेखक है जस्टिन और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। ऐसे ही एक और यूनानी लेखक हैं, उसका नाम है प्लूटार्क है। उस प्लूटार्क ने इसी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। ऐसा ही एक और यूनानी लेखक है, उसका नाम है फिलार्कस है। फिलार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोप्टोस कहा है। सैंड्रोकोप्टोस कहा है। इस तरह यूनानी लेखकों ने, विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य के ये नाम बताए। जस्टिन एरियन ने सैंड्रोकोटस, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और फिलार्कस ने सैंड्रोकोप्टोस के नाम से इनको पुकारा। कहते हैं कि 1793 में एक यूनानी विद्वान ही था विलियम जोन्स ने सभी नामों का समीकरण निकाल करके एक नाम रखा और
भारतीय इतिहास में वह जो नाम कहलाया वह है चंद्रगुप्त मौर्य रखा, और विलियम जोन्स ने यह नाम 1793 में बताया था। इन सभी नामों को समीकरण निकालने के बाद में, और भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य की एक तरह से देखा जाए तो एक महान खोज थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही एक तरह से अपने भारत में राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल स्थायी हुई थी। अपन आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में भी कुछ अलग अलग ग्रंथों में अलग बातें बताई गई हैं। जैसे एक पुराण है विष्णु पुराण, उसमें विष्णु पुराण में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। ऐसे ही एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश टीका, उस महावंश टीका में भी इनको चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का बताया गया है। और ऐसे ही एक लेखक है, उस लेखक का नाम है बुद्ध घोष, उसने भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, एक राज्य था, वहाँ पे मोर, जिनको अपन बोल सकते हैं अपना राष्ट्रीय पक्षी है इस समय मयूर, तो वहाँ पे मयूरों की संख्या बहुत आयात में थी, संख्या बहुत ज़्यादा थी मयूर की। तो मयूर से ही मौर्य जाति का संबंध बताया गया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ही विभिन्न साम्राज्यों को यानी कि आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर धीरे से यहाँ पे मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही इधर सीरिया की तरफ से इनके सेनापति सिकंदर महान के थे, सेल्यूकस निकेटर और एंटीगोनस के मध्य युद्ध होता है, तो उसमें विजय हो जाती है सेल्यूकस निकेटर की। और सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। उस युद्ध के बारे में अपन देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। और इस युद्ध के बाद ही सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि कर ली थी। वह संधि 303 ईसा पूर्व में की। और संधि की शर्तें क्या क्या थी? संधि की शर्तें बात करें अपन संधि की शर्तों की, तो सबसे पहले संधि की शर्त यह थी कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र यानी कि अपने 4 साम्राज्य के 4 क्षेत्र दिए थे। उन चारों के नाम है, एक का नाम है गंधार, दूसरे का नाम है काबुल, मकरान और बलूचिस्तान। यानी कि सेल्यूकस निकेटर को ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े, गंधार, काबुल, मकरान और बलूचिस्तान। संधि की दूसरी शर्त यह थी कि सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसका नाम है हेलेना। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होना तय हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होना तय होने से पहले ही चाणक्य ने एक शर्त रखी थी। चाणक्य ने शर्त यह रखी थी कि विवाह तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से उत्पन्न होने वाला पुत्र कभी भी मगध राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि हेलेना एक क्या है, विदेशी, और विदेशी के मन में कभी भी अपने भारत देश के प्रति प्रेम कभी भी नहीं हो सकता, उसके मन में कहीं ना कहीं एक खोट रहेगा। इसलिए हेलेना से होने वाला पुत्र कभी भी मगध की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। और तीसरी संधि की शर्त यह थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर को संधि की शर्त चौथी थी
कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने एक पुस्तक रची थी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ऐसे ही चाणक्य ने भी एक पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इस तरह संधि की शर्तें ये थी, 4 क्षेत्र, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में होना तय हुआ, लेकिन इनसे होने वाला पुत्र कभी भी मगध की राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। और एक शर्त थी, 500 हाथी इसको उपहार में दिए, और एक मैगस्थनीज नाम का एक सेनापति राजदूत भेजा था, और उसने एक पुस्तक की रचना की थी इंडिका। और ऐसे ही अपने चाणक्य ने भी एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। हम आगे बात करते हैं। अब मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य करने के बाद, अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद में आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। ऐसे ही कहा जाता है कि मगध पर सिंहासन आरूढ़ होने के बाद में ही इन्होंने दक्षिणों में भी ग्रंथ है, अहनानूर और मुरनानूर ग्रंथ, तमिल ग्रंथ है, ये तमिल ग्रंथ है, अहनानूर और मुरनानूर। इन ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अभियान दक्षिण भारत तक भी किया था। कहने का अर्थ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य दक्षिण तक फैला लिया था, और मगध पर मगध को जीतने के बाद में इसने अपना साम्राज्य चारों तरफ विस्तार कर लिया था। तो फिर बाद में मगध पर एक अकाल पड़ने की एक संभावना व्यक्त की गई, और ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे एक चाणक्य है, वैसे ही एक गुरु था, उस गुरु का नाम है जैन मुनि था। उस जैन गुरु का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु ने भी एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है कल्पसूत्र। और इसी जैन गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और दक्षिण में श्रवणबेलगोला पड़ता है, यहाँ पे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, जिसको मैसूर भी बोलते हैं, वर्तमान में कर्नाटक है। इसी श्रवणबेलगोला मैसूर में कुछ दिनों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की थी, और एक नगरी का भी निर्माण करवाया था, जिसका नाम रखा था चंद्रबस्ती। और चंद्रबस्ती के नाम से एक मंदिर भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे निर्माण करवाया था। और ऐसे ही जैन गुरु भद्रबाहु की यहीं पे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मैसूर के पास ही एक गुफा मिली है भद्रबाहु की। इस तरह और अंत में श्रवणबेलगोला में ही इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु उपवास के दौरान मृत्यु होती है। उपवास क्या होता है? क्योंकि जैनियों में एक परंपरा हुआ करती है, जैनियों में जब व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो ये 15-20 दिन या 25-30 दिन तक खाना पीना सब छोड़ देते हैं। उस पद्धति को बोलते हैं संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति। इस संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी दक्षिण में ही। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आज आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।